Okay, so hello everybody. So in the previous video, in the part first of this chapter, we completed about the direct sources और अब हम indirect sources को पढ़ने जा रहे हैं. So continuing with the chapter, let us study about the indirect sources. So analysis of properties of matter indirectly provides information about the interior. We know through the mining activity that the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in the depth. तो हमने देखा कि माइनिंग में हमने ये पढ़ा कि माइनिंग हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा तक आज तक नहीं कर पाए हैं, और 12 किलोमीटर्स की भी है तो कहाँ पर की है हमने, इन दी आर्कटिक ओशन में. उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाए. क्योंकि वहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हीट है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं जा पाए हैं. मोरओवर इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ. और ऐसा भी बोला गया है कि जैसे जैसे हम अंदर तक जाते हैं, जैसे जैसे आप नीचे तक जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी जो है, डेंसिटी इंक्रीजेज. It is possible to find the rate of change of these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of material at different depths. Okay, so साइंटिस्ट ने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ बताई हैं इनकी कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द अर्थ है क्या. The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in the chapter. Now you will get to know about these different layers and their density and their structure in the later part of them in the chapter. Another source of information are meteors that at times reach the earth. However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. अब देखिए, इसमें बोला गया है कि जो एक इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो मेटियोर से भी हमें मिलता है अर्थ के बारे में. अब ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि मेटियोर्स जो होते हैं ना, उनका भी जो मटेरियल होता है दैट इज़ समवॉट सेम एज दैट ऑफ अर्थ. जिस चीज़ों से अर्थ बनी हुई है, मेटियोर्स भी उन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं, ऐसा कहा गया है. इसलिए मेटियोर्स एज अ इनडायरेक्ट सोर्स काम करते हैं हमारी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में. दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लानट. दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू. हेंस दिस बिकम्स येट another source of information about the interior of earth. The another indirect source includes the gravitation, the magnetic field, the seismic activity. Now gravitation आप जानते हैं फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जी इज़ दी ग्रेविटी. और मैग्नेटिक फील्ड आप आगे पढ़ेंगे कि जो हमारी कोर होती है, जो हमारा कोर लेयर होता है अर्थ का, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो निकलती हैं, तो वो भी एज अ इनडायरेक्ट सोर्स काम करती हैं. और सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, उसमें जो एक्टिविटी होती हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको जो इससे मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ की मदद से, तो वो भी एज अ इनडायरेक्ट सोर्स काम करती हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज़ नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ. इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर. अब आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो एज अ जियोइड शेप की है, राइट. इट इज़ समवॉट लाइक दिस. आपके इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपके पोल्स हैं. तो जो हमारी फोर्स है ग्रेविटी की, इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स. पोल्स पे जी जो है, इट इज़ जो हमारी जी है, दिस इज़ ग्रेविटी, वो पोल्स पे ज़्यादा है इक्वेटर से. नाउ व्हाई इज़ दिस सो? देखिए, जो जी का रिलेशन है ना, वो इन्वर्सली होता है किससे? आपके आर से. इससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसका रिलेशन होता है आपका इन्वर्सली टू द रेडियस कह सकते हैं आप, या डिस्टेंस कह सकते हैं.
तो जो हमारा इक्वेटर है उसकी डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है, इसलिए इन्वर्स रिलेशन के अनुसार जो हमारी ग्रेविटी होगी वो कम होगी यहाँ पे। और पोल्स जो हैं, पोल्स की डिस्टेंस जो है वो सेंटर से कम है, इसलिए वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस कैन बी आस्क्ड इन स्टेटमेंट फॉर्म इन द UPSC एग्जाम्स और in class 11th exams. So this is because of the distance from the center at the equator being greater than that of the poles. This is what I told you. The gravity values also differ according to the mass of the material. अब देखिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज़ G इज इक्वल्स टू जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज़ G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो हमारा m1 होता है m2 होता है, m1 तो आपका एक तो अर्थ का हो गया मास, और m2 जो होता है वो दूसरी बॉडी का होता है, सेकेंड बॉडी जिसके ऊपर भी ग्रेविटी काम कर रही है, और r होता है हमारा उससे डिस्टेंस कितना है, एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसके मास पे भी डिपेंड करती है कि उस पर उसका मास कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट मैनी फैक्टर्स। These readings differ from expected values. Such a difference is called gravity anomaly. Now, the reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. और जो हमारी ग्रेविटी है वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो ये डिफरेंस होता है उसी को हमने किसका नाम दिया है, ग्रेविटी, उसी को हमने नाम दिया है ग्रेविटी एनोमली के नाम से उसको नाम दिया है हमने। Gravity anomalies give us information about the distribution of the mass of the material in the crust of the earth. Magnetic surveys also provide information about the distribution of the magnetic materials in the crustal portion, and this provide information about the distribution of materials in this part. Seismic activity is one of the most important sources of information about the interior of the earth. Hence, we shall discuss this in some detail. तो चलिए सेस्मिक एक्टिविटी जिसको मैंने बताया कि आपकी अर्थक्वेक से रिलेटेड होती है, अब हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा। तो अर्थक्वेक मेनली होता है जो हमारी प्लेट्स होती हैं अर्थ के नीचे, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, उन प्लेट्स में डिस्प्लेसमेंट होता है। प्लेट्स आर समवट लाइक दिस। जैसे आप प्लेट समझते हैं, जैसे आप प्लेट्स को इमेजिन कर सकते हैं वैसे ही प्लेट्स होती हैं। तो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, या तो वो एक साथ ऐसे जाती हैं, या तो वो अलग अलग जाएंगी, या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो उससे जो है वो हमारा अर्थक्वेक जो होता है वो आता है। बेसिकली वो शेकिंग क्रिएट करता है जिसको आप फील कर पाते हैं। सो बेसिकली अर्थक्वेक इज़ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। Why does the earth shake? So the release of energy occurs along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. That is what I told you. Rocks along a fault tend to move in opposite direction. या तो वो opposite जाएंगी, या तो वो opposite जाएंगी, या तो वो एक साथ आएंगी। As the overlying rock strata press them, the friction locks them together. However, their tendency to move apart at the same point of time overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes release of energy and the energy waves travel in all direction. जब ये मूव करती हैं, या तो ऑपोजिट मूव करेंगी या एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, तब क्या होगा, देखिए आप फ्रिक्शन जानते हैं, आप सब लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ रखा है कि फ्रिक्शन एक टाइप की फोर्स होती है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगती है। तो जो ये प्लेट्स है ना, ये जब मूव करेंगी या तो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो इनमें भी ना फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, आपका फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन आपका एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इससे जो है हमारी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो वेव्स सरफेस तक आएंगी और ये जो हमारी शेकिंग होती है इसको
करेंगी. द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. अब देखिए, जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ से ये एनर्जी रिलीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोकस, और इसको हम कहते हैं हाइपो सेंटर. नाउ alternatively it is also called the hypocenter. The energy waves traveling in different directions reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. अब देखिए, जो आपकी अर्थ है ना, मानिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है. अब यहाँ से अगर ये जो है एनर्जी ये रिलीज़ हुई तो ये ट्रैवल करेगी, धीरे 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 आएगी आपकी सरफेस पे. तो ये जो सरफेस पे पॉइंट होता है ना डायरेक्टली अबव दी फोकस, इसे हम कहते हैं एपीसेंटर. क्या कहते हैं? एपीसेंटर. ये पॉइंट जो होता है आपकी सरफेस पे होता है. कहाँ पे होता है? ये अर्थ के सरफेस पे होता है. हाइपोसेंटर कहाँ पे होता है? अर्थ के अंदर होता है. अब सरफेस और उसके अंदर होने में बहुत फ़र्क है और उसको आप लोग जानते होंगे. इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव. इट इज़ अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस. डायरेक्टली अबव द फोकस, अब बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली अबव द फोकस, मतलब फोकस के तुरंत ऊपर. कहाँ पर? सरफेस पे. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is earthquake waves. All natural earthquakes takes place in the lithosphere. अब लिथोस्फीयर क्या होता है ये आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ है कि लिथोस्फीयर क्या होता है. You will learn about different layers of the earth later in this chapter. Now, it is sufficient to note here that lithosphere refers to the portion of the depth up to 200 kilometers from the surface of the earth. Now, ये जो earthquakes होते हैं ना, ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके लिथोस्फीयर में होते हैं. और लिथोस्फीयर आपकी कहाँ होती है? अराउंड जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो होती है लिथोस्फीयर में रिलीज़. और लिथोस्फीयर जो होता है वो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? 200 किलोमीटर्स पे प्रेजेंट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस. जो सिस्मोग्राफ होता है वो वेव्स को रिकॉर्ड करता है जो सरफेस पे आती हैं. मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपको अर्थ वेव्स आपकी एनर्जी जनरेट हुई है, यहाँ से रिलीज़ होगी तो वो सरफेस पे एज अ फॉर्म ऑफ वेव्स पहुँचेगी. कहाँ पे? आपके सरफेस पर. तो जो सिस्मोग्राफ होता है ना आपका, वो इन्हीं वेव्स को रिकॉर्ड करता है. इसीलिए इसको जो अर्थक्वेक होता है इसको सिस्मिक एक्टिविटी भी कहते हैं. तो आपका सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? वेव्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. अ कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ इज गिवन इन फिगर 3.1. Note that the curve shows 3 distinct sections each representing different types of wave patterns. Earthquake waves are basically of 2 types. Now, very important point, earthquake waves are basically of 2 types, body waves and surface waves. देखिए, body waves होती हैं एक होती हैं surface waves. तो body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. अब ये देखिए कि जो आपका वो होती हैं बॉडी वेव्स होती हैं, वो कहाँ पे आपकी जनरेट होती हैं? वो होती हैं फोकस पे जनरेट. फोकस मैंने बताया था. फोकस क्या था? फोकस ये पॉइंट था. फोकस यहाँ से होगा और ये आपका एपीसेंटर आएगा. तो जो बॉडी वेव्स होती हैं ना वो यहाँ से जनरेट होंगी आपकी और चारों तरफ जाएंगी, चारों तरफ हर डायरेक्शन में मूव करेंगी. ओके, मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ. ठीक है, समझ गए? हेंस द नेम बॉडी वेव्स. द बॉडी वेव्स interacts with the surface rocks and generate new set of waves called the surface wave. अब बॉडी वेव्स जो हैं ना वो जब सरफेस पे आ जाएंगी ना आपके, तो सरफेस पर आके यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं, रॉक्स के साथ वो इंटरेक्ट करेंगी, मतलब रॉक्स पे अपनी एनर्जी डालेंगी और फिर रॉक्स जो वेव्स जनरेट करेंगी ना, न्यू सेट ऑफ वेव्स विच इज़ न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स. तो वो जो वेव्स नई वेव्स जनरेट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स बोलेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड.
Now these waves move along all the surface. The velocity of waves changes as they travel through material with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. अब देखिए डेंसिटी का क्या इसमें मतलब है कि जो आपका सॉलिड है ना, सॉलिड में बहुत तेज़ जाएंगी आपकी वेव्स, लिक्विड में उससे कम तेज़ जाएंगी और गैस में सबसे कम जाएंगी। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी वेव्स हैं वो डेंसिटी के हिसाब से हैं, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हाई होती है, और लिक्विड गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा लो होती है। तो हाई डेंसिटी में उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी और लो डेंसिटी में उसकी स्पीड सबसे कम होगी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस द मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज़। अब आपको ये फिगर देख लीजिए आप, ये फिगर में जो हमारी पी वेव है, एस वेव है, जिसके आप बारे में आप अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो होती हैं ना, ये हमारी बॉडी वेव्स होती हैं। और ये बॉडी वेव्स कहाँ से निकलती हैं, ये हमारे फोकस से निकलती हैं, फोकस विच इज़ हाइपोसेंटर से निकलती हैं। हाइपोसेंटर से आपकी निकलेंगी और जब ये सरफेस पर आके रॉक से इंट्रैक्ट करती हैं तब जाके कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, सरफेस वेव्स। एंड दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ऐसा क्यों है, अब देखिए इसमें आप अगर देख पा रहे हैं तो इसका वेव मोशन देखिए, इसका वेव मोशन देखिए और इसका वेव मोशन देखिए, इसका आप एम्पलीट्यूड देखिए। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर द कॉल्ड द पी एंड एस वेव। जिस पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव। पी वेव्स जो हैं वो सबसे पहले आती हैं आपकी सरफेस पे, and these are called as primary waves. P waves are called primary waves, S waves are called secondary waves. The P waves are similar to sound waves. अब sound waves जो होती हैं ना वो आपकी longitudinal waves होती हैं, तो P waves जो है ना वो भी आपकी sound waves की similar होती हैं। P waves are similar to sound waves. ये आपकी waves की तरह चलती हैं, मतलब कैसे, ये आपकी ऐसे 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 चलती हैं, ओके। तो दे ट्रैवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। पी वेव्स जो होती हैं आपकी वो गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों से ट्रैवल कर लेंगी। लेकिन जो एस वेव्स होती हैं ना, एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। अब ये एस वेव्स जो होती हैं ये पी वेव्स के बाद आती हैं एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, ओके। लेट मी हाईलाइट दिस, हाँ, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। एंड एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट about S waves that they can travel only through solid materials. अब ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है P और S वेव्स में। P वेव्स जो हमारी होती है ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास हो जाती हैं, लेकिन जो हमारी S वेव होती है ना वो सिर्फ किससे पास होती है, सिर्फ सॉलिड से पास होती है। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S वेव इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इट हैज़ हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो साइंटिस्ट को इस वेव ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया ये समझने में कि अर्थ अंदर से है कैसे। अभी आप पढ़ेंगे कि अर्थ की एक लेयर जो है वो सॉलिड है, उसके बाद एक लेयर अंदर लिक्विड भी है, फिर से अंदर एक लेयर उसकी सॉलिड है। तो ऐसा सॉलिड लिक्विड है ये कैसे पता चला, ये पता चला मूवमेंट ऑफ वेव्स से, कि जो पी वेव है वो तीनों से ट्रैवल कर रही है, एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से कर रही है। तो जिस पार्ट में एस वेव नहीं जा रही है मतलब वो लिक्विड है या फिर गैस है। तो ऐसे साइंटिस्ट जो है पता लगाते हैं। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रीबाउंड वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब रिफ्लेक्शन जो है ये आपने सबने पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन जो है वो वापस भेज देता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेव आती है फिर वो अंदर और ज़्यादा अंदर तक जाती है, मेक्स वेव मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। तो ये है। नाउ द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन सिस्मोग्राफ। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। नाउ हमने आप पे पढ़ा पी वेव, एस वेव, दीज आर कॉल्ड बॉडी वेव्स, और दूसरी थी हमारी सरफेस वेव्स। तो ये जो सरफेस वेव्स है ना ये सबसे लास्ट में आती हैं और ये सबसे ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव हैं।
surface waves are the last, and these are the most destructive. They cause displacement of rocks, and hence the collapse of structures occur. Okay, so this was the part 2. I hope you would have understood the chapter. Now the next topic would be continued in the part 3 of the chapter. If you have understood this chapter, then please like, share and subscribe to the channel. Thank you.